हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पूरे ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग पूरे ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारियों में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो सबको पता है ना कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, 5 जून और 11 जून। याद है भाई? याद होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष एकदम बेहतरीन टॉपिक, जिसके बिना ये मान के चलिए कि जिसके बिना क्या है, आप लोगों का पूरा टीचर भर्ती ही मान लीजिए क्या है जी, सुना है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप आने वाले दिनों में एक टीचर बनेंगे और टीचर का दायित्व है कि क्या हो बच्चे के बारे में। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा संविधान क्या बोलता है शिक्षा के बारे में, और हमको किस तरीके से शिक्षा को देना है और खुद शिक्षा लेना है, इतना पता होना चाहिए। तो ये जो आज का वीडियो होगा वो आपके मेंटालिटी, क्वेश्चन आंसर, आपका सोच, आपका विचार, आपके दायित्व, ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और 2020 का शिक्षा नीति तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही इससे पहले जो शिक्षा नीति आया, पहला, दूसरा, और ये एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ में क्या बातें होती है, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा भाई। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और क्वेश्चन के साथ साथ ही आज इसमें ये मान के चलिए कि आधा सीडीपी ही मैं कवर कर दूंगा। खास तौर पे डीएलएड वालों के लिए ये रामबाण साबित होगा। आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा मैं। इसलिए मैं ये बोर्ड में भी पढ़ा सकता था, और ये मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ है, बोर्ड में मैं पढ़ा देता। स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग स्वयं से क्या करें, इसका नोट्स बनाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि आखिर में शिक्षा नीति क्या है, क्यों आया और कैसे आया, और इसकी ज़रूरत क्या है। आप लोग खुद सोचिएगा कि आखिर में इसका ज़रूरत क्यों आ पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, कि शिक्षा नीति क्या होता है। तो शिक्षा नीति क्या है, तो आपको सबको ये थोड़ा सा पता होगा कि शिक्षा नीति, नीति से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारा शिक्षा का क्या हो जा, शिक्षा किस तरीके से हमारा विकास होगा, और हम किस तरीके से आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को शिक्षा में हम लोग सुधार करते हुए उनको शिक्षा देंगे। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, तो डायरेक्ट पॉइंट में आता हूं कि ये सिलसिला चालू हुआ कब से, तो स्वतंत्र भारत, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो क्या उससे पहले नीतियां नहीं बनी थी क्या? तो उससे पहले भी नीतियां बनी थी। लेकिन अगर कहीं बात आ जाए कि आफ्टर स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा नीति कब आया, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा नीति कब आया भाई, तो पहला शिक्षा नीति आया था 1968 में। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा मैं इसको साइज को इसको कम कर दे रहा हूँ। हाँ चलिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि पहला शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट को नोट्स बनाते जाइएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि इनमें से बाहर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे वे व्यूअर्स जो लगातार मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आज का वीडियो एकदम आप समझ के चलिए कि कम से कम 5 से 7 नंबर आपको कवर करेगा भाई, 5 से 7 नंबर देखिएगा। तो पहला शिक्षा नीति 1968 में, तो बिल्कुल इसको पॉइंट करके लिख लीजिएगा। 1968 किसके शासनकाल में आया, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया। और यह स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला, क्योंकि भारत देश 1947 में क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीतियां तो बहुत आया, लेकिन राष्ट्र लेवल पे पहला नीति था। और कोई भी नीति जब आता है तो उसके पीछे एक समिति का गठन होता है। वो उसके बारे में क्या करेगा, पूरा एक क्या ढांचा बना के देगा कि किस तरीके से हमारा शिक्षा चलेगा, प्राइमरी के लिए क्या होगा, मिडिल के लिए क्या होगा, उच्च स्तर के शिक्षक के लिए क्या होगा, फिर हम उसको चेकिंग कैसे करेंगे। ये सब चीज़ क्या होता है, एक समिति निर्धारित करता है। उस समिति का जो नाम है, जो कि पहले शिक्षा नीति को सपोर्ट किया था, तो वो क्या था, कोठारी आयोग। कौन सा था, कोठारी आयोग। अब आपको पता होगा कि कोठारी आयोग को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ, तो अब समझ में आ रहा होगा कि अब वो मजा आएगा आपको। अब बताइए कोठारी आयोग कब बना था, बताइए कोठारी आयोग कब बना था, किसको किसको याद है? नहीं है याद तो इधर लिख भी दिया हूँ भाई। देखिए, कोठारी आयोग 1964 से लेके 1966। क्लियर हुआ? 1964 से लेके 1966। और ये 2 साल फिर लगा है 68 में हमारा क्या आ गया है, शिक्षा नीति। आप समझ में आ रहा हो, जितना शिक्षा नीति हम पढ़ेंगे तो पहले हम उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि उसका समिति कौन था,
उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और जो पिछला शिक्षा नीति आया उससे इसमें चेंज क्या हुआ, और आखिर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लियर हो गया। तो पहला शिक्षा नीति क्लियर हुआ क्या, पहला शिक्षा नीति क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया कि फर्स्ट शिक्षा नीति कब आया, तो 1968 में। किसके काल में, तो इंदिरा गांधी जी के काल में। किस आयोग के सिफारिश में आया, तो कोठारी आयोग। किसके आयोग, तो कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग आया कब, तो देखिए भाई इधर भी मैं आप लोगों के लिए सब कुछ एकदम रेडी मटेरियल की तरह रख दिया हूँ भाई। देखिए यहाँ पे देखिए कोठारी आयोग कब आया था, तो 1964 से लेकर 1966 दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगा। एवरीवन क्लियर, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब आएगा क्या, दूसरा शिक्षा नीति। तो दूसरा शिक्षा नीति कब आएगा, तो दूसरा शिक्षा नीति आया है 1986 में। कब आया है, 1986 में। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। 1986 में, ये क्लियर हो गया। देखिए ये पीडीएफ भी है ना, तो ये सब कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का नाम सेम, ये चैनल का नाम ही है, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए, तो हमारा क्या होगा, अब दूसरा शिक्षा नीति चालू हो रहा है कब, तो 1986 में। याद कैसे करोगे, ये 1968 था, ये क्या था 1968। अब इसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1908 इधर आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा। क्लियर हो गया। किसके शासनकाल में, तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के बाद कौन, तो राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बाद कौन, राजीव गांधी। तो क्लियर हो गया। सेकेंड शिक्षा नीति किसके लिए, तो किसके शासनकाल में आया, तो किसके शासनकाल में, तो राजीव गांधी के काल में। एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और ये दूसरा शिक्षा नीति था। और हर एक शिक्षा नीति का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, सबके लिए शिक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके बेस में आएगा, देखिए तो जो पहला शिक्षा नीति हम लोग जो बनाए थे, पहला शिक्षा नीति हम लोग जो बनाए थे ना, पहला शिक्षा नीति हम जो बनाए हैं, वो पहला शिक्षा नीति के रिव्यू करने के लिए कि कितना हद तक हम अब उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, कितना हद तक हम लोग को क्या अचीव हो पाया, उसके संबंध में फिर कौन सा नीति आया। तो इसका बैकग्राउंड कौन तैयार किया, 1968 का शिक्षा नीति। और आया कब, तो 1986 में। तो अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था जी, दिख पा रहा है, तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, सबके लिए शिक्षा। तो सबके लिए शिक्षा, तो शिक्षा कौन लेगा, तो बच्चे लेंगे। तो इसमें महिलाओं का भी शिक्षा के बारे में बात किया गया। और जो शिक्षा मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा बड़े उम्र के हो गए, उनके बारे में ख्याल रखा गया। छोटे बच्चे के बारे में भी, आदिवासी पिछड़े बच्चे के बारे में भी, सबके बारे में इसमें ख्याल रखा गया। तो सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा किस शिक्षा नीति के तहत आया था, तो द्वितीय शिक्षा नीति। क्लियर हो गया। बस इसमें से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसमें महिलाओं के बारे में भी बात किया गया, बच्चों के बारे में जो आप लोग अभी सुन रहे हैं नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो कि 5वीं कक्षा के बाद पेपर होता है और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका फिर पूरा 12वीं तक का पढ़ाई फ्री। तो ये नवोदय विद्यालय कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो दूसरा शिक्षा नीति। और ये देखिए ओकेजनल लिखा हुआ है ना, ओकेजनल का मतलब होता है स्किल शिक्षा। जैसे कि हम लोग शिक्षा के साथ साथ उनको क्या दें, थोड़ा बहुत रोजगार वाला, जैसे टेलरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना, थोड़ा बहुत साइकिल वाइकिल बनाने का ट्रेनिंग हो गया, इस तरीके बांस के लकड़ियों से कुछ बनाने के तरीके, इस सब भी शुरू कहाँ हो गया था, तो 1986 के शिक्षा नीति में ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, देखिए टीचरों को भी शिक्षा। तो टीचरों को भी और बच्चों को भी, जो डाइट आप लोग सुने हो ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, है ना, वही जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिला प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे डाइट आप लोग डीएलएड करते हो जी, वहीं का बात कर रहा हूँ। तो डाइट भी कब आया था, तो डाइट भी कब आया था, तो 1986 के सेकेंड में। तो क्लियर हो गया। तो क्या क्या यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यहाँ से क्या क्या बात आपको क्लियर हो गया कि दूसरा शिक्षा नीति आया 1986 में। किसके शासनकाल में, तो राजीव गांधी के शासनकाल में। इसका मेन उद्देश्य, मेन थीम क्या था, तो सबके लिए शिक्षा। और सबके लिए शिक्षा मतलब उसमें बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे, थोड़ा ज़्यादा एज वाले भी आएंगे। तो एक चीज़ और छूट के देखिए, जो ज़्यादा एज वालों के लिए था ना, ज़्यादा एज वालों के लिए एडल्ट शिक्षा, एडल्ट शिक्षा के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था जी। क्या आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी पुराने वर्ष में प्रश्न पूछा हुआ है कि ऑपरेशन OPERATION
RATION, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये साक्षरता को बढ़ाने के लिए आया था। तो ये कौन से शिक्षा नीति में आया था? 1986 के द्वितीय शिक्षा नीति में। क्लियर हो गया। डाइट कब आया था? डाइट, ये देखिए, ये जहाँ पे डीएलएड करते हो आप लोग, हर जगह जिला में क्या होता है? डाइट संस्थान होता है। ये कब आया था? तो 1986। तो समझ में आ रहा होगा, 1986 बहुत ही बेहतरीन शिक्षा नीति था। इसीलिए देखिए 1986 से चलते 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 आज 2020 में फिर हम लोग क्या किए हैं? नया शिक्षा नीति बनाए हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये अच्छा रहा होगा, तभी तो इतना साल चला। और कितना साल चला जी? तो कितना साल चला है भैया? तो ये चला है 34 साल। कितना साल? 34 साल। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बढ़िया से लिख के भी करवाऊंगा। आप लोग बस इसका नोट्स बनाते जाइएगा बहुत अच्छे से। किधर रखूँ इसको, समझ में नहीं आया, यहीं पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? NEP 2020, NEP 2020। क्लियर हो गया। तो NEP 2020 आया कब? तो 2020 में। इस समय पे कौन थे भाई? तो हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी। तो किसके शासनकाल में आया है? तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आया है। और ये लागू कब से हुआ है? तो देखिए लागू का डेट अलग रहता है और जब वो बना रहता है उसका डेट अलग रहता है। तो लागू कब हुआ? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई 2020। क्लियर हो गया। 29 जुलाई 2020। इतना चीज़ को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि कोई भी चीज़ जब बनता है तो उसके पीछे क्या होता है? एक समिति होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको छोड़ना नहीं। पहले मैं बता दिया, पहले कोठारी आयोग की उसमें आया कौन सा? पहला शिक्षा नीति। फिर पहले शिक्षा नीति के आधार में क्या आया? दूसरा शिक्षा नीति। और जो तीसरा शिक्षा नीति है ये आया है के कस्तूरी रंगन समिति, के कस्तूरी रंगन समिति। क्लियर हो गया। तो किसके सिफारिश में आया है भाई ये? तो के कस्तूरी रंगन समिति के उसके मतलब सिफारिश के में क्या बना है? 2020। मतलब इसका जो पूरा बनाया होगा ढांचा, फ्रेमवर्क कौन बनाया था? तो के कस्तूरी रंगन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि NEP 2020 शिक्षा नीति कहता क्या है। चलिए 12 मिनट हो गया है, तो समय तो लगेगा भाई, थोड़ा सा समय तो लगेगा। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा शिक्षा नीति है। और इसके बाद कितने साल के बाद आया है? तो मैं बता दिया आपको कितने साल के बाद आया है। तो देखिए 34 साल के बाद। इस PDF से भाई मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद से बनाया हूँ, एक एक पॉइंट को इसके अंदर मैं लिखा हूँ। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका नोट्स बना लीजिएगा। आधा CDP खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। DLED वाले खास तौर पे देख लीजिए, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी PDF से आएगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्ड करके इस बात को रख लीजिए। के कस्तूरी रंगन समिति क्लियर हो गया। 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। क्लियर हो गया। देखिए अब हम इसके उद्देश्य और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए वर्ल्ड लेवल में क्या करना है? हमारे देश की शिक्षा नीति को वर्ल्ड लेवल में एक पहचान देना है। ये इसका क्या है? विजन है। ग्लोबल वर्ल्ड अगर कहीं पे शब्द दिख गया तो ग्लोबल वर्ल्ड में हमको क्या करना है? अपने स्थापित करना है। ये इसका उद्देश्य है। तो क्या देखना है? वैश्विक कहीं दुनिया दिख गया तो उस जगह पे लिख देना है, ठीक है। हाँ, इसका मेन क्या उद्देश्य है ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। हम क्या करेंगे? स्किल शिक्षा देंगे बच्चों को। क्या करेंगे? देखिए पहले क्या रहा था? पढ़ाई में ध्यान, शिक्षक केंद्रित शिक्षा चल रहा था। कैसे चल रहा था? शिक्षक केंद्रित। मतलब इसी को बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक जो भी हम लोगों का जो शिक्षा नीति बन रहा था ना, उसमें सर्वे सर्वा कौन होता था? शिक्षक जैसे बोल देता था उसी हिसाब से बच्चे क्या करते थे? पढ़ते थे। बच्चों को उतना स्वतंत्रता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा नीति परिवर्तन होते गया, लेटेस्ट जनरेशन आते गया, तो हम लोग क्या करते गए हैं? बच्चों को थोड़ा सा मतलब बच्चों के हिसाब से हम लोग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2020 का शिक्षा नीति क्या बोलता है? 2020 का शिक्षा नीति क्या बोलता है कि हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे और उनका क्या ज़रूरत है, उनका क्या नीड है, उनकी क्या रुचि है, उस हिसाब से हम अपने सिलेबस को, अपने किताबों को उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। समझ में आ रहा है जो अंतर मैं समझाना चाह रहा हूँ? फिर से समझा दे रहा हूँ।
पहले जो शिक्षा नीति थे उसमें टीचर के हिसाब से सब कुछ होता था। टीचर बोलता था कि इन पाठों को, इस तरीके के पाठों को क्या करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए, इससे क्या होगा, उनको फायदा होगा, इस तरीके से। तो मेन लीडर कौन होता था? टीचर। टीचर ज़्यादातर लेक्चर मेथड का उपयोग करते थे, जो बोलते जाते थे बच्चों को बोलते थे भैया तुम लोग इसको पढ़ लो, ये जा रट लो और क्या कर देना, पेपर में लिख देना, आपका बहुत नंबर आ जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत होशियार। वो सबसे क्या हो जाएगा, होशियार, सबसे वो दिमागदार, सबसे वो तेज। लेकिन अभी का शिक्षा नीति क्या बोल रहे हैं, नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने लिखने में हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हों, लेकिन उनके और बहुत सारे जो कहने का मतलब विशेषताएं होते हैं ना, वो तो अलग हो सकता है ना, किसी में डांसिंग का, किसी का स्पोर्ट का। अब आप लोग खुद देख रहे होगे कि बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर हैं, क्या सब कॉलेज और ग्रेजुएशन किए हुए हैं? नहीं, कई लोग तो 8वीं भी नहीं पढ़े हैं, कई लोग कुछ भी पढ़े नहीं हैं, कई लोग पढ़े हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। लेकिन आज कहाँ है, सलमान खान लोगों को देखिए, आमिर खान लोगों को देखिए, ये क्या बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। हमारे मोदी जी को देखिए, है ना, तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या टैलेंट नहीं है। तो 2020 का शिक्षा नीति क्या बोलता है कि उनके अंदर के टैलेंट को हम देखेंगे और उसके अनुसार हम अपने पूरे पढ़ाई के सिस्टम को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि बच्चे को हम क्या देंगे, स्किल्ड शिक्षा। स्किल्ड शिक्षा मतलब हम उसको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ बनाना हो गया, बांस की लकड़ियों से बनाना हो गया, कागज़ से क्राफ्टिंग करना हो गया, ये सब भी हम लोग क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रटने के बजाय क्या देंगे हम लोग, समझ आधारित। अभी तक का जितना भी हम लोगों का 2000 पहला शिक्षा नीति हो गया, सेकेंड शिक्षा नीति हो गया, ये सब किसके ऊपर जोर कर दे कि भैया आप लोग पढ़ लीजिए और 1 साल में आपका वार्षिक पेपर होगा, उस वार्षिक पेपर के आधार पे ही बच्चे का जिसका ज़्यादा नंबर वो होशियार या वो ज़्यादा क्या सक्सेस, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रटने को फोकस नहीं करेंगे, बच्चा को क्या करेंगे, खुद करके सीखना, खुद करके सीखना, खुद करके सीखना। तो जब करके सीखेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेगा, उसका दिमाग का विकास जरूर होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लिए कि रटने के जगह में, कि रटना शब्द जहाँ पे भी दिख गया 2020 शिक्षा नीति का बात करेगा और रटना शब्द आ गया तो गलत कहाएगा। सही क्या होगा, समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्लियर हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ करके सीखेगा, कुछ करेगा, एक्टिव रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई प्रयोग दे दिए, कोई प्रोजेक्ट दे दिए, कोई अपने मन से लिख के लाइए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए, ओपन इंडेड क्वेश्चन दे दिए, सब पढ़ा चुका हूं भाई कि ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे 2020 के शिक्षा नीति में, हम अपसारी चिंतन कराएंगे उनसे। अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है, एक ही ठो कोई क्वेश्चन हो, उसका कई प्रकार से आंसर निकाल के लाएं बच्चे। एक पॉइंट में कोई निबंध हो, लेकिन सब बच्चे अलग अलग तरीके सोचें, क्रिएटिविटी करें, उस काम को करने की दिमाग लगाएं। तो भले चाहे वो आंसर गलत हो चाहे सही हो, हम उसका सबका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें अपना मेहनत लगाया है। क्लियर हुआ बात? एवरीवन क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो खुद आपको लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ हमको पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। अजर्सन रीजन का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्लियर हो गया? क्रिएटिविटी, बच्चा क्रिएट करेगा, खुद से करने को सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम उसको क्वेश्चन देंगे कि आप ये करिए, वो लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को खोजेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 2020 का शिक्षा नीति बोलता है। आप समझ में आया? फाइनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चा का कैसे विकास होगा, तो सर्वांगीण विकास होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, उसका भावनात्मक विकास भी होगा, मनोसंज्ञानात्मक विकास भी होगा, तर्क करने की शक्ति भी बढ़ेगा, खुद से करने की शक्ति भी बढ़ेगा, वो डांस भी सीखेगा, वो पढ़ाई भी सीखेगा, खेलकूद भी सीखेगा, स्किल शिक्षा भी सीखेगा। समझ में आ रहा है? उसको कौशल विकास के बारे में भी बताया जाएगा। ये है हमारा 2020। इसीलिए बोल रहे हैं कि 2020 शिक्षा नीति क्या कहता है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, बच्चे को आप एक्टिव रखिए, कुछ कि जिस फील्ड में आगे है उसी फील्ड में आगे बढ़ाइए। क्लियर हो गया होगा शायद? अब ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं इसमें, अब क्लियर हो गया। और देखते हैं क्या क्या है। अभी तो हम लोग 2020 शिक्षा नीति में पहुँचे नहीं हैं हम लोग, अभी तो मैं उसको थीम को बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं थीम से क्वेश्चन आता है। लिख देगा कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या स्कूल डेली नहीं आता, तो आप एक गुरुजी हैं तो क्या करेंगे, एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन में दिया रहेगा कि हम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दूसरा ऑप्शन में दिया रहेगा उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, तीसरा दिया रहेगा उसको अलग ग्रुप में बैठा देंगे, चौथा क्या देगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे।
समझ में आ रहा है? तो इनमें का सभी ऑप्शन क्या है? गलत। एक्चुअल क्या करेंगे हम, एक टीचर के होने का हमारा कर्तव्य है कि बच्चा चाहे कुछ भी गलती करे, हमारा दायित्व है कि उस गलती को हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। बस आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये, आपके हिसाब से कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, एक टीचर के हिसाब से पूछ रहा है। अभी क्या टीचर बन गए हैं आप? नहीं। जब टीचर बन जाएंगे ना तो इस चीज़ को फील कर पाएंगे आप लोग कि बच्चा चाहे गधा हो, हालांकि कोई गधा होता नहीं है, कमज़ोर बोला जाता है उनको, तो कोई चाहे कमज़ोर हो चाहे कहे बहुत तेज हो, हमारा उद्देश्य है कि कमज़ोर बच्चा को पढ़ाने के साथ साथ हम सबसे ऊपर वाले टॉप बच्चे को भी पढ़ाएं, ठीक है। हम कभी भी उनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलगाव वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप उनका नहीं, गधे लोग हैं कमज़ोर लोग तो इनको अलग ग्रुप बना दें, इनमें ध्यान ना दें, ये सब नहीं करना है भाई, पेपर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, विजन क्या है, वर्ल्ड लेवल पे अपने शिक्षा लेवल को बढ़ाना, समग्र शिक्षा देना, सर्वांगीण शिक्षा देना, तो क्या क्या, मेंटली मतलब मानसिक शिक्षा देना, शारीरिक शिक्षा देना, डांसिंग, प्रोग्रामिंग, ये तरीके से स्किल शिक्षा देना जिसमें हम लोग कार्य सिखाएंगे जिससे हम क्या करें, दो पैसा कमा सकें, ठीक है। रटने के बजाय किसके ऊपर ध्यान देंगे, समझ में। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, बच्चा बार बार सोचेगा, माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, हम तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर, एमसीक्यू नहीं पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, रटने में नहीं, क्रिएटिविटी कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हो गया यहाँ तक मामला क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल जो प्रश्न कहाँ से आएगा जो कि हमको डायरेक्ट मिलेगा, कहाँ से आएगा जो कि हमको डायरेक्ट मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ से मिलेगा हमको क्वेश्चन को, और जूम कर देता हूँ शायद अच्छे से दिख पाए आप लोगों को। ये मैं करवा दिया हूँ भाई, ये सब मैं इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आप लोगों को बोल बोल के पहले ही करा दिया हूँ। जो बच्चे एकदम मेरे को फॉलो कर रहे होंगे ना, उनको आज समझ में आ रहा होगा कि कितना हम लोगों का तैयारी हो चुका, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल रहा होगा सर जब से तो बोले जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग बागी पिक्चर देखे होंगे टाइगर श्रॉफ का, है ना। तो टाइगर श्रॉफ वहाँ पढ़ते रहता है और वो सोचता है कि मेरा ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ, ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ, और एक बार ऐसे उनके गुरु के साथ क्या हो जाता है, देखे तो होगे पिक्चर में, है ना। तो बोलता है वो कि इतना दिन हो गया आपने मेरे को पढ़ाया कब है, मेरे को सिखाया कब है। तब उसका गुरु बोलता है कि आपका ट्रेनिंग तो शुरू दिन से शुरू हो गया था, ठीक है। तो हम लोगों का भी ट्रेनिंग बहुत पहले से शुरू हो गया है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन किए हैं ना वही हमारा ट्रेनिंग है, अब तो हमारा स्टार्ट है भाई। चलिए देखते हैं। देखिए जो 2020 का शिक्षा नीति है ना वो चरणों में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पहले का शिक्षा नीति आया था, तो पहले शिक्षा नीति में क्या व्यवस्था था, देखिए बता देता हूँ मैं। पहले क्या था, आप लोग लगातार 10वीं तक पढ़ोगे, 6 साल में आपका नाम लिखा जाएगा, 6 साल में क्या होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, पहली में चले जाओगे, 7 साल में आपको दूसरी में चले जाओगे, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो 10वीं तक आप लोगों को क्या बोला जाता था, हाई स्कूल। 10वीं तक हाई स्कूल, मतलब वैसे ही है, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर 10+2। आपके रिजल्ट में देख लेना, जो 2020 से पहले पढ़े हैं, 2020 से पहले पढ़े हैं तो उनमें क्या लिखा होगा, 10+2, क्या लिखा होगा, 10+2। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई हम लोग बहुत अच्छे से, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहले क्या था शिक्षा नीति, 10+2, और अभी जो 2020 का शिक्षा नीति है इसको मैं सब करवा चुका हूँ। अभी क्या बन गया है, 5+3+3+4। इसको कभी भी नहीं भूलिएगा, इसको कभी भी नहीं भूलिएगा। 5+3, तो संरचना पूछता है, अगर 2020 की संरचना कैसे है तो 5+3+3+4। तो ये 5 क्या है सर, तो ये 5 क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा एक साथ लिखा हूँ, थोड़ा देखने की कोशिश करिए तो इसको। चलिए देखिए क्या लिखाया हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इसको समझने के लिए। देखिए ध्यान से, पहले हमारे यहाँ आया था RTE, राष्ट्र क्या होता है ये RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे नहीं सोचिएगा इनका एक एक लाइन, एक एक प्रश्न बोल रहा हूँ, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से आएगा तो आएगा। तो राष्ट्र, ये देखिए RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये कब आया था, तो देखिए कब आया था, 2009 में।
शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2009 में। इसका मूल ऑब्जेक्ट या मूल उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे, क्यों? क्योंकि छठी में जाएगा बच्चा, पहली पढ़ेगा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 8 साल पढ़ेगा। तो 8 और 6 कितना हो गया? जोड़िए तो 14। मतलब पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे को पूरा शिक्षा देना है और कोई फीस नहीं लेना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। 6वीं से लेके 8वीं तक के बच्चे को आपको अनिवार्य पढ़ाना है और निःशुल्क पढ़ाना है और कोई फीस भी नहीं लेना है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, इसी में कॉन्सेप्ट आया था कि फेल भी नहीं करना है भाई। इसी में कॉन्सेप्ट आया था कि क्या नहीं कर सकते आप उसको, बच्चे लोगों को फेल भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा सीधा 6 साल के ना हो के 7 साल में आता है तो 7 साल में आपको सीधा दूसरी में उसको एंट्री लेना है। ये भी राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि उम्र के हिसाब से जिस क्लास का होगा उसी क्लास में क्या कर देंगे, उसको हम लोग एडमिशन देंगे। एडमिशन के लिए अलग से उसका कोई इंटरव्यू या कोई पेपर या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, हम लोग उम्र के अनुसार भर्ती कर देंगे। ये सब भी प्रश्न आया हुआ है, ये सब भी प्रश्न आया हुआ है भाई। बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा लेंदी हो रहा हो। कितना मिनट का वीडियो हो गया थोड़ा देख लेते हैं। 26 मिनट हो गया। जल्दी क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या समझ में आया यहाँ से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था, कब आया था ये? तो 2009 में। कब आया था? 2009 में। कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या आया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लागू कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा हुआ है पुराने साल प्रश्न में, आप देख लीजिएगा। तो लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। आया कब था? तो 2009 को। लागू कब हुआ? तो 2010 को। क्लियर हो गया? चलिए, उस टाइम पे कौन थे हमारे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है। तो पहले ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल था। कौन सा अनुच्छेद? तो देख लो, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, अनुच्छेद 45 में था भाई। ये पहले अनुच्छेद 45 में किसके अंतर्गत था? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो मैं उस दिन बताया हूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार, इसमें अंतर क्या है? तो अंतर बस यही है कि मौलिक अधिकार को आपको, मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। हर राज्य को, देश को उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होता है ना, उसमें कोई मानना ही पड़ेगा नहीं होता। चाहे तो माने और ना चाहे तो ना माने। मानेगा तो राज्य कल्याणकारी अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, फायदेमंद होगा। तो यही एक ड्रॉबैक था कि बोल तो दिया था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है, पर यह मौलिक अधिकार नहीं था। तो कुछ कुछ राज्य ने इसको लागू किया और कुछ कुछ राज्य ने इसको लागू नहीं किया। फिर इसको देखे कि इससे बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तब जाके देखो यहाँ पे क्या हुआ। 86वें संविधान संशोधन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 86 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया। और क्या किया गया? जो अनुच्छेद 45 में ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा था, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। और जब मौलिक अधिकार बना दिया गया तो अब ये क्या हो गया? हर राज्य के लिए क्या हो गया जी? अनिवार्य हो गया कि आपको 6 से लेकर 14 वर्ष वाले बच्चे को तो अब पढ़ाना ही है। यहां तक कि मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया कि अगर कहीं माँ बाप अगर उनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा? कानूनी कार्यवाही हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अब ये मौलिक अधिकार में किस में है? तो मैं बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार में जब आ गया है तो मतलब 12 से लेके 35 के बीच में ही तो अनुच्छेद होगा। तो अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा अनुच्छेद 21, आर्टिकल अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है जी? पहले किस में था? 45 में। अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 45 किस में आता है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट प्रोविजन, जो भी है ना, थोड़ा मेरे को भी नहीं है, प्रिंसिपल, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और कुछ है। तो इसका राज्य के नीति निदेशक
तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये क्या है, कानूनी तौर पे बाध्य नहीं होता। इसके लिए आप किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते अरे हमारे राज्य में तो ये वाला नियम लागू नहीं हो रहा, हमारे राज्य में ये नियम को लागू करवा दो। तो कानून बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलेगा भैया ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, कानूनी हम लोगों के पास वो पावर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आर्टिकल 21 में हमारा क्या है, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, बताए हूं ना, जीवन जीने का अधिकार किसमें है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इसमें हमको साफ पानी, तो समझ में आ रहा है। तो देखिए जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, तो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो इसी अनुच्छेद के खंड कर दिया और क्या कर दिया, आर्टिकल 21 का कलम या 21A बोल लो इसको, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, उस नियम को इसमें मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 21 का के तहत। अब कोई राज्य नहीं बोल सकता है कि हम इस नियम को लागू नहीं करेंगे कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें या नहीं, नहीं आपको करना ही है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर देंगे, उस राज्य के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, उनको सजा हो जाएगा। एवरीवन क्लियर हो। ये देखिए अनुच्छेद 45 से क्वेश्चन आया हुआ है, करवा दिया हूँ प्रीवियस ईयर में, देख लेना डीएलएड के पेपर में और बीएड के पेपर में, शिक्षक के पेपर में देख लीजिएगा, यहाँ तक कि आप संविधान के जनरल नॉलेज के पेपर में देख लीजिएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो निश्चित जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये प्रश्न आ चुका है कौन सा संविधान संशोधन में, तो 86 नंबर के संविधान संशोधन में प्रश्न आ चुका है। पहले ये राज्य के ऊपर निर्भर करता था, ये प्रश्न आ चुका है। अब ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कब बना, तो 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में बना। अब समझ में आ गया क्या, अब कौन से अनुच्छेद में, तो 21 का में। क्या अब हम डायरेक्ट लागू नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाँ भाई डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। पहले जा सकते थे क्या, नहीं जा सकते थे। क्लियर हुआ इतना सब बात, ठीक है। चलिए देखिए इतना सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए बोला ना कि ये वीडियो सीधा सीधा एक सिलेबस ही है भाई, आप लोगों का 5-7 नंबर कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया मतलब कहीं नहीं गया। तो अब ये क्लियर हो गया क्या, मैं इस बात को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको किया था कि जो डीपीएसपी है और ये सब तो क्लियर कर दिए देखिए, और यहाँ पे मैं कर दिया 86 संविधान संशोधन के बारे में ही बता दिया। हाँ एक चीज़ और छूट गया है कि आरटी जो 2009 आया था ना, उसमें क्या होता है, हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल में तो होगा ही होगा ये चीज़, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी क्या करोगे आप, 25%, अगर 100 सीट है, टोटल 100 सीट है तो आप 75 सीट आप अपना रखोगे, लेकिन 25 सीट में आपको क्या करना पड़ेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत 25%, मतलब 100 में 25 लड़का लोगों को आपको फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे भले प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो कितना भी महंगा स्कूल है, चाहे इंग्लिश मीडियम क्यों ना हो। क्लियर हो गया, तो 25% का क्राइटेरिया। नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब आप फेल नहीं कर सकते। और ये पीटीआर का मतलब समझ रहे हो, इसको फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि प्यूपिल टीचर रेशियो होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्यूपिल टीचर रेशियो, मतलब कितने बच्चे में एक टीचर। तो प्राइमरी में 30 में, और प्राइमरी में 30 में कितना बच्चा, 30 बच्चे में एक गुरुजी। क्लियर हो गया, प्राइमरी में 30 बच्चे में एक गुरुजी, और ये शायद मिडिल स्कूल का है 25 में एक गुरुजी। क्लियर हुआ, 25 में एक गुरुजी। क्लियर हो गया, तो 60 में कितने गुरुजी, तो 2। 60 में कितने गुरुजी, तो 2 प्राइमरी में, और 65 है तो 65 में भी अगर कोई बोलेंगे सर क्या 2 गुरुजी पढ़ा लेंगे, नहीं बिल्कुल, 60 से अगर एक भी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एक गुरुजी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, तो 65 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, तब भी कितने, 3, और 90 हो गए तब तो 3 होगा ही होगा। क्लियर हो गया, तो ये भी चीज़ आपको मैं एकदम क्लियर करा दिया। यहाँ पे मैं मेन बात आपको क्या बताना चाह रहा था, मेन बात आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, इसलिए मैं ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आरटी एक्ट 2009 को मैं बताया कि यहाँ बच्चे का एडमिशन का उम्र कितना था, 6 वर्ष बस। इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग रटे हुए रहते हैं कि बच्चा पहली में जाएगा तो 6 साल का रहता है, रटे रहते हैं ना। लेकिन अब मैं आता हूँ 2020 के शिक्षा नीति में, प्लीज़ 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 फोकस, कोई भी 100 के वीडियो किस तरीके से जो देख रहा हो ना, वो प्लीज़ जाग जाइए। कोई दीवार में टेक के कोई मस्त वीडियो किस तरीके से हाथ में रख के नींद ले रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा उनको, प्लीज़ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, बिल्कुल फोकस होकर वीडियो को देखिए भाई। आपका
इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। थोड़ा सा रुकिएगा, शायद इधर से आवाज आ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा भाई। शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत बच्चे में स्कूल में एडमिशन का डेट कितना था, कितना साल का बच्चा होगा, तो 6 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 पढ़ाने वाला हूँ ना, इसीलिए इन सब बातों क्लियर कर रहा हूँ कि आपको गलती ना हो। तो 2020 का शिक्षा नीति क्या बोलता है, अब हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, पहली बात तो जो 2020 का शिक्षा नीति है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश में आया, 2020 में आया, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर, गॉट इट, पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए, तो क्या बोल रहा है ये कि अब हमारा जो शिक्षा नीति का जो सिस्टम है वो कैसे हो गया है, तो 5 + 3 + 3 + 4 क्लियर हो गया है कितना, 5 + 3 + 3 + 4। यहीं पे समझाता हूं आप लोगों को। चलिए कितना हो गया है, 5 + 3 + 3 + 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा अभी 3 साल का है भाई। देखो बच्चा कितने साल का है, बच्चा कितने साल का है, 3 साल का। बच्चा भी कितने साल का है, 3 साल का। बच्चा भी कितने साल का है, 3 साल का। अब वो कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5, ये जो 5 को समझा रहा हूँ ना, ये 5 को समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये 5, ये 3, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये 5, ये 3, ये 3 और ये 4। देखिए एक बच्चा है जो उसका उम्र कितना है अभी, 3 साल। अब वो 3 साल में कहाँ चला जाएगा, स्कूल। इसीलिए मैं बोल रहा था अभी तक का जितना शिक्षा नीति सब कुछ आया उसमें क्या था कि एडमिशन की उम्र कितना था, 6 वर्ष। लेकिन 2020 की शिक्षा नीति में एडमिशन का वर्ष कितना हो जाएगा, 3। अभी तक बच्चा 6 से लेके 14 साल तक कहाँ रहता था, 6 से लेके 14 बल्कि 18, 14 के बाद 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, वो 4 साल, 18 साल तक कहाँ रहता था, वो स्कूल में। लेकिन अब कहाँ से देखिए तो 3 साल से। बच्चा 3 साल का है, अब वो कहाँ चला गया पढ़ने, उसका नाम लिखा गया जी। कहाँ लिखा गया नाम, कितना साल पढ़ेगा वहाँ, 5 साल। कहाँ, तो कहाँ पढ़ेगा भैया, तो 3 साल पढ़ेगा आंगनबाड़ी में। 3 साल पढ़ेगा आंगनबाड़ी में। जैसे कि हम लोग नॉर्मल पढ़ते हो ना जी, आप लोग पहला नर्सरी, फिर KG1, फिर KG2, तो ये 3 साल कहाँ पढ़ेगा, कहाँ, आंगनबाड़ी में। ये आंगनबाड़ी है भाई, आंगनबाड़ी ना, आंगनबाड़ी बोल लो या तो बालवाड़ी बोल लो, या तो बालवाड़ी बोल लो। यहाँ 3 साल पढ़ेगा। अब बच्चा की उम्र कितना हो गया, 6 साल, क्योंकि 3 साल में गया था। और इसी में कितना पढ़ेगा, पहली और दूसरी। क्लियर हुआ। ये देखिए 5 साल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 5 साल पढ़ लिया कहाँ, आंगनबाड़ी में और बालवाड़ी में, और वहीं क्या पढ़ेगा, पहली और दूसरी। क्लियर हो गया। और टोटल बच्चे का उम्र कितना हो गया, अब 8 साल। क्यों, क्योंकि बच्चा तो पहले 3 साल का था ही। समझ में आ रहा है चीजें, ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था। बिल्कुल गलत, प्रारंभिक अवस्था नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बुनियादी। क्या बोलते हैं, बुनियादी। क्या बोलते हैं, बुनियादी, बुनियादी स्टेज, पहला चरण। अगर कभी बोले कि कौन सा चरण, तो पहला चरण नाम लिख के दे तो बुनियादी, बुनियादी, फाउंडेशनल, फाउंडेशनल, फाउंडेशनल बोलते हैं इंग्लिश में भाई इसको, फाउंडेशनल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए इतना काम चल जाएगा अपन का। यहाँ से अपना काम चल जाएगा। चलिए थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो रहा था ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा। अब हम चले जाएंगे दूसरे स्टेज में। तो दूसरे स्टेज में जाएंगे तो बच्चा पहली दूसरी पढ़ चुका है, यहाँ पे क्या पढ़ेगा, तीसरी, फिर यहाँ पे चौथी और यहाँ पे 5वीं। क्लियर हो गया। बच्चा अब यहाँ पे 8 साल का हो चुका था, अब कितने साल का हो जाएगा, 9, 10, 11 साल का। इसको क्या बोलते हैं भाई, तो प्रीपरेटरी, प्रीपरेटरी, प्रिपेयर का समय, प्रिपेयर का समय, इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेटरी करके बोला रहता है, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, तैयारी का समय। कौन सा, तैयारी का समय, प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी का समय। क्लियर हो गया। दूसरे को क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी।
फिर कहाँ चला जाएगा, तीसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में बच्चा कितना पढ़ेगा, 6वीं 7वीं 8वीं, ये क्या हो जाएगा, तो मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज को ध्यान देना, माध्यमिक नहीं बोलते, मिडिल मतलब मध्य जरूर होता है, लेकिन मिडिल स्टेज को माध्यमिक नहीं बोलते, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, तो पूर्व माध्यमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्व माध्यमिक। और फिर चौथे में जाएगा तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग माध्यमिक, इसको बोलेंगे हम लोग माध्यमिक। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे 8 साल का था, तो यहाँ पे 9 10 11, यहाँ पे 12 13 14, और यहाँ पे 14 के बाद 15 16 17 18। तो बच्चा 3 से लेके 18 साल तक स्कूल में अब पढ़ेगा। पहले कितना पढ़ते थे, तो 6 से लेके 18 साल तक पढ़ते थे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा प्रश्न, अब मैं पूछूंगा आप लोगों से प्रश्न। तो बताइए कि 2020 शिक्षा नीति किसके सिफारिश में आया था, किसके सिफारिश में आया था, बताइए जल्दी से, किसके सिफारिश में आया था जी, तो के कस्तूरीरंगन। कब आया था, 2020 में। लागू कब हुआ, तो 29 जुलाई 2020। कितने स्टेज में, तो 4 स्टेज में। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। हर एक इस चरण में अगर मैं पूछूंगा कि बच्चे दूसरे चरण में कितने साल तक रहते हैं, दूसरे चरण में बताओ कितने साल तक रहेंगे, तो दूसरे चरण में कितने साल तक रहेंगे, तो दूसरे चरण में, थोड़ा सा गला सूख रहा है भाई, तो दूसरे चरण में कितने साल रहेगा बच्चा, तो मैं बता दिया हूं 5 + 3 + 3 + 4। अभी कई लोगों को लग रहा होगा सर इसको बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, यही चीज वहां पे भूल जाता है, इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूं। तो पहले स्टेज में कितने साल रहेगा, 5 साल। 3 साल आंगनबाड़ी के, और पहली और दूसरी, इसमें तीसरी चौथी 5वीं, इसमें 6वीं 7वीं 8वीं, और इसमें क्या रहेगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताइए कि बच्चा दूसरी कक्षा में है, बताइए कौन सी स्टेज में है, लिखिए लिखिए, खुद से लिखिए, कौन से स्टेज में है, तो स्टेज होगा पहला, चरण होगा पहला। क्लियर हो गया। और नॉर्मल होगा तो बुनियादी, इसको बोलते क्या है, बुनियादी, इसको तैयारी की अवस्था, इसको पूर्व माध्यमिक, मिडिल, या तो मिडिल हिंदी में लिखा होगा तो मिडिल या पूर्व माध्यमिक, लेकिन माध्यमिक में टिक नहीं करिएगा, माध्यमिक इसको बोलते हैं भाई लास्ट वाले को ना, सेकेंडरी को, सेकेंडरी। और चौथा को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, सेकेंडरी, सब लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया, सब कुछ करा दिया हूँ, अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, पहला चरण बुनियादी स्टेज, फाउंडेशनल बोलते हैं, 3 साल आंगनबाड़ी के और पहली और दूसरी। क्लियर, टोटल 5 साल पढ़ेगा। और इसका विशेष क्या रहेगा, तो यहाँ खेल आधारित शिक्षा होगा, प्लेवे विधि, प्लेवे विधि। क्लियर हो गया। सेकेंड में चरण में जाएगा, तैयारी की अवस्था बोलते हैं प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी, ये लिख के भी आ सकता है हिंदी में, प्रिपरेटरी, है ना। अब देखिए हम लोगों का नॉर्मल स्कूल रहता था, उसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं प्राइमरी कहलाता था, लेकिन आज अभी थोड़ा सा बदला है, तो थोड़ा ध्यान से उत्तर करिएगा। प्राइमरी स्टेज नहीं मार दीजिएगा प्रिपरेटरी को, क्योंकि प्राइमरी में तो पहली दूसरी तो नहीं है, कि है, थोड़ा सोच विचार के मार। इसलिए बोलो कि ये वीडियो मैं दावा करता हूं कि आप कहीं दूसरी जगह कितना भी वीडियो देख लीजिएगा, अगर इस क्लियरिटी को क्लियर किए होंगे ना, तो मेरे को बोलिएगा सर कि हाँ ये तो हम लोग कहीं दूसरी जगह भी देखें, ये क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, इसी से कथन और कारण वाला क्वेश्चन बिगड़ जाता। अगर अभी मैं बोल दूं आपको, चलिए, कि द्वितीय चरण को प्राइमरी चरण भी कहते हैं, बताइए, द्वितीय चरण को प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती है, सही है कि गलत, बताइए। अभी सब लोग बोलेंगे सही है, अरे नहीं है भाई सही, क्योंकि पहली दूसरी तो हम लोग पहले चरण में पढ़ चुके हैं ना। इसलिए अगर वो बोलता है कि प्रिपरेटरी स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में पहली से लेके 5वीं तक की पढ़ाई होता है, बताइए सही है कथन की गलत। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि प्रिपरेटरी स्टेज में हम लोग तीसरी चौथी और 5वीं पढ़ते हैं। क्यों आप इस चीज को भूल रहे हो कि 5 + 3 + 3 + 4। तो भाई जब दूसरा वाला स्टेज है तो उसमें 3 पढ़ेंगे, तो हम लोग कैसे 1 2 3 4 5 क्लास पढ़ लेंगे। ये सब होता है पेपर का लोड। जब आप पेपर को जब बैठोगे ना और जब पेपर बनाओगे, तब आपका दिमाग पता नहीं किस लेवल का दबाव को झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है। समझ गए। जो डीएलएड वाले हैं
वो डीएलएड लेवल के लिए उनके लिए बहुत दबाव है। बीएड वालों, बीएड टेट भी तो देना है जी आप लोगों को। शिक्षक आखिर में शिक्षक भर्ती नहीं दोगे क्या? हर चीज क्लियर करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए। ये नहीं सोचिए कि वीडियो 1 घंटे का 1.5 घंटे का, सोचिए तो आप खुद से पढ़ते पढ़ते पूरा किताब पढ़ डालेंगे ना, लेकिन आपका जब प्रश्न पेपर आएगा ना तो आपको लगेगा साला सब कुछ पढ़े थे हम लोग, लेकिन क्या हो गया, हम लोग उसको बना नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज रिदम में कुछ निकल जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं भाई। चलिए, तीसरा स्टेज क्या बोलता है? पूर्व माध्यमिक स्टेज क्लियर हो गया, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेंगे 3 साल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताना भूल गया, दूसरा स्टेज में ज्ञान आधारित शिक्षा, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान, विषय उसका ज्ञान उनको देते हैं, विषय पढ़ाएंगे, थोड़ा गणित विज्ञान भूगोल। और तीसरा में पूर्व माध्यमिक में हम लोग स्किल शिक्षा, ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है कि वोकेजनल शिक्षा, स्किल शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा कौन से स्टेज से दिया जाता है? तो स्टेज होगा तीसरा, नाम क्या होगा? तो मिडिल, ये पूछा हुआ है। चौथा स्टेज क्या बोलता है कि माध्यमिक सेकेंडरी बोलते हैं इसको, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल रहेगा। इसमें बच्चा विषय का चयन, अभी तक विषय का चयन हम लोग 11वीं से करते हैं, लेकिन 2020 का शिक्षा नीति बोलता है कि 9वीं से ही विषय का चयन कर लिया जाएगा। जहाँ पे पढ़ाई कैसे होगा? तो डीप लेवल अंदर से नॉलेज थोड़ा सा दिया जाएगा उसको। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहता है भाई, घर में क्या है, चारों साइड से आवाज आते रहते हैं। तो अब 2020 शिक्षा नीति क्लियर हो गया। किसी कुछ भी डाउट है, मेरा नंबर है 600600515503 आप इसमें डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने डाउट को लिखिए और ज़रूर बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो हम लोग 2020 का शिक्षा नीति पढ़ लिए भाई, पढ़ लिए। हम लोग आरटी नियम 2009 पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारा बचा क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2020 का शिक्षा नीति के कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, हम लोग मातृभाषा में शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक? 5वीं तक तो अनिवार्य रूप से, चाहे तो 8वीं तक। स्किल शिक्षा देंगे, मैं बता दें स्किल का मतलब जिनको नहीं समझ में आता, काम बूता सिखाएंगे भाई, काम बूता, समझ में आ रहा है? काम करने का स्किल सिखाएंगे, साइकिल बनाना, पेंटिंग करना, बांस का झाड़ू उड़ू बनाना, है ना, इस तरीके से चटाई उटाई बनाना, जिस एरिया में जो चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ से उनको रोजगार करें, जिससे उसको पैसा कमाएं। ठीक है, कहाँ से? तो 6वीं से, मिडिल स्कूल से। ध्यान दीजिएगा, 2020 का शिक्षा नीति में ये हायर एजुकेशन के लिए आया था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 1 साल में क्या मिलता है? सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में पीएचडी। हालांकि आप लोगों के डीएड बीएड में नहीं आएगा, स्टेट लेवल क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये आएगा और आ चुका है कि शिक्षक किस तरीके का, शिक्षक का भूमिका कैसे होना चाहिए। तो शिक्षक का भूमिका तानाशाही होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ओनली लेक्चरर नहीं, ओनली शब्द लिखा है तो नहीं, तो क्या होगा? वो फैसिलिटेटर होगा। मतलब क्या होगा? उसको आपको सुविधा प्रदाता, हिंदी में लिखा रहता है, सुविधा प्रदाता हो सकता है, हाँ हो सकता है। गाइड हो सकता है, आप गाइड करने वाला हो सकता है। मोटिवेटर हो सकता है, लेकिन कहीं पे डिक्टेटरशिप लिख दिया, या केवल फैसिलिटेटर नहीं, केवल शब्द गलत होता है, तो ये शब्द होगा, क्लियर कर लीजिएगा। शिक्षक बनने के लिए अब अनिवार्य योग्यता 2030 से, ध्यान दीजिएगा, ये 2030 शब्द यहाँ पे छूट गया है। 2030 से क्या हो जाएगा? तो 4 साल का बीएड, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड, उसी में क्या होगा? 3 साल कॉलेज कर लोगे और 1 साल बीएड कर लोगे। क्लियर हो गया? ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। और कुछ इस पीडीएफ से छूट रहा है क्या? मैं एनसीईआरटी अभी पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाया नहीं हूँ जानबूझ के। हमारा पहला शिक्षा नीति हो गया, दूसरा शिक्षा नीति हो गया, तीसरा शिक्षा नीति हो गया, उसके उद्देश्य हो गया, उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हो गया। अभी मैं एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाया हूँ। 2020 का शिक्षा नीति पूरा हो गया, हाँ हो गया। क्लियर हो गया? ये हो गया, क्लियर हो गया, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे जो चीज़ें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। इत्मीनान से आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, ये आयोग को रिवीजन करा दे रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से करा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या आया? राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सॉरी प्रथम राष्ट्रपति थे, और दूसरे, गलत क्यों हो रहा है? राधाकृष्णन क्या थे? हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं की याद में हम लोग 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। एवरीवन क्लियर?
अब जब ये थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन बोलते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा कि डॉक्टर लग गया है, ये थोड़े विद्वान टाइप के थे, तो ये हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? कॉलेज के बारे में। किसके बारे में? कॉलेज के बारे में। तो ये इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग आया कब? तो स्वतंत्र भारत के, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ जस्ट उसके बाद आया है, 1948 से लेकर 1949 के बीच में। इन्हीं को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय आयोग। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय, मतलब जो हम लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं बोल सकते, विश्वविद्यालय आयोग। क्लियर हो गया? अगर बोल दिया विश्वविद्यालय आयोग किसे कहते हैं, तो राधाकृष्णन आयोग को। 1948-49 में कौन सा आयोग आया? तो विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन आयोग, सब एक ही बात है। उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? देखिए, मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए ना फिर से करा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या आया? मुदलियार आयोग। मुदलियार को मैं पढ़ाया था, एम से मुदलियार और एम से मिडिल स्कूल। एम से मुदलियार और एम से मिडिल स्कूल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ, तो ये कब आया? तो 1952 से लेकर 1953। इसमें किस स्कूल के बारे में बात किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो इसी के ही ना कॉन्सेप्ट में जो अभी चल रहा है 2020 का शिक्षा नीति ना, जिसमें 9वीं से ही क्या हो रहा है? विषय को ले रहे हो। यही बोल रहे थे कि 9वीं से ही विषय को क्या किया जाए? उनको लेने का मौका दिया जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग तो रट डाले हो गए अब 64 से 66, 64 से 66 और 68 में इसी के आधार में ही पहला शिक्षा नीति आया था। ठीक है, इसको शिक्षा आयोग भी बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जी। ओनली शिक्षा आयोग बोल दिया जाए तब भी कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोल दिया जाए तो मुदलियार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग बोल दिया तो राधाकृष्णन आयोग। ये क्रम से जमाने के लिए भी आ चुका है, कौन से साल में कौन सा आया ये भी आ चुका है, किस लिए कौन सा आया ये भी आ चुका है। उसके बाद ये देखिए क्या लिख दिया हूँ मैं, पहला शिक्षा नीति 1968 में, फिर दूसरा 1986 में, और 1986 को फिर से एक बार उसको ना रिव्यू करने के लिए 1990, 92, 93 के लगभग में एक समिति आया था, उसको बोलते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर यशपाल समिति। और ये 1986 में जो सेकेंड शिक्षा नीति आया था ना, उसी को क्या करने के लिए आया था कि उसमें क्या अचीवमेंट हुआ, क्या सुधार चाहिए के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 1992 में जो शिक्षा नीति आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही है वो भी, लेकिन वो इसका द्वितीय शिक्षा नीति का क्या था? रिव्यू था, इसलिए हम उसको शिक्षा नीति में काउंट नहीं करते। तो ये देखिए यहीं से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 2020 का शिक्षा नीति। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए मैं RT पढ़ा दिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, कितना समय हो गया है? बहुत समय हो गया क्या? 52 मिनट ही हुआ है, कोई बहुत समय नहीं हो गया है। अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं जी, तो ये 1 घंटा का वीडियो आपका ज़िंदगी बदल देगा। ये बात को याद कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर में मैं भी बैठूंगा, मेरा भी कितना क्वेश्चन हल हुआ वो मैं आपको बताऊंगा भी, और आपको भी देखना है कि कितना आया। मैं हर बात खुद के ऊपर पहले लागू करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं वो चीज़ देता हूँ। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसको? जो सबसे खास इंपॉर्टेंट है, बेस तैयार करता है, वो क्या है? NCF 2005। थोड़ा सा बातें कर लें क्या? चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए हम लोग बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, शिक्षा नीति लाए जा रहे हैं, लेकिन हम कितना सफल हुए उसके लिए क्या आता है? NCF। उसके लिए क्या आता है? NCF। सॉरी, थोड़ा सा मेरे को बोलने में गड़बड़ हो गया। मतलब ये सब पहले आता है, NCF क्या आता है? पहले आता है कि हम क्या पढ़ाएंगे बच्चे लोगों को, क्या उनका रूपरेखा होगा, किस तरीके से पाठ्यक्रम होगा, है ना, वो सब कराने के लिए क्या होता है? NCF। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, हिंदी में क्या बोलोगे उसको? फ्रेमवर्क को जो भी बोलोगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क, पृष्ठभूमि जो भी होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, रूपरेखा बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा। तो उसमें लिखा रहता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या उनकी कॉपी किताब होंगे। कौन बनाता है? NCF। तो NCF बनाता है NCERT। कौन बनाता है? NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये बनाता है। तो वैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, अब आराम से देखिएगा। देखिए पहला शिक्षा नीति आया 1968 में, फिर दूसरा शिक्षा नीति आया 1986 में। तो उसके बाद 1986 का जो रिव्यू किया उसको बोलते हैं यशपाल समिति 1992 में।
अब 1992 के बाद इसको भी तो रिव्यू करना था, तो इसी को रिव्यू करना था ना, उसी टाइम पे फिर क्या आया एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। तो यशपाल समिति से ही एनसीएफ 2005, अभी तक एनसीएफ 2005 से ही क्वेश्चन आ रहा है। एनसीएफ 2022 भी आ चुका है। अगर कोई बोले कि लेटेस्ट कौन सा है तो एनसीएफ 2022 कौन से नंबर का है 2022, तो 5वें नंबर का है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सीडीपी के मेन मुद्दा में, जहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, पहली बात तो ये क्यों आया एनसीएफ, तो बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा, तो एनसीईआरटी के द्वारा। कौन सी समिति, तो यशपाल समिति। अब देखिए बात यहाँ पे आता है, 2020 का जो शिक्षा नीति आया है ना, उसमें मैं बता दिया कि बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चे को हम सेंटर में रखेंगे, बच्चे के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो बाल, इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, इसमें फोकस क्या करेंगे, करके सीखना। बच्चा क्या करेगा, खुद से करके सीखेगा। मतलब करके कब सीखेगा भाई, जब बच्चा एक्टिव रहेगा, उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसका रुचि रहेगा, उसका रुझान रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, फ्री रहेगा। यही तो आपको सीडीपी में पूरे ऑप्शन में छांटना है। एक टीचर के, आप एक टीचर हो तो किस तरीके का क्या करें, अरे भाई हम बच्चे को एक्टिव रखेंगे, बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे, हमेशा उनके रुचि का ख्याल रखेंगे, उनको क्या दिक्कत है वो अपने आप बच्चे हर गुरुजी से खुद से बोल सके, डर का माहौल ना हो, मित्रवत व्यवहार हो, एक गुरुजी सुविधा प्रदाता हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया बच्चे को तो हम उस प्रॉब्लम को खोजने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके पापा को शिकायत कर देंगे, ना कि उसको स्कूल से भगा देंगे, उसको स्कूल से नाम काट देंगे। ये सब नहीं करना है। ये सब प्रश्न आपके ऑप्शन में रहता ही रहता है। बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, कौन बोला है, अरे भाई जीन पियाजे बोले हैं कि हमको क्या करना है, बच्चा को हमेशा मानना है, कोरा स्लेट नहीं मानना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेना, आया हुआ है, किसने कहा है कि बच्चा कोरा स्लेट होते हैं, तो ये शायद प्लेटो या सुकरात ने कहा है, प्लेटो, शायद प्लेटो या सुकरात, प्लेटो ने कहा है कि बच्चा क्या होता है, खाली दिमाग होता है। नहीं होता भाई, हम अभी क्या मानते हैं, बच्चा एक्टिव निर्माता होता है। बच्चा ऐसे कैसे हो जाएगा खाली स्लेट, क्या वो 3 साल में आएगा तो बिल्कुल जीरो होके आएगा, कुछ भी सीख के नहीं आएगा, आएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम उससे कितना उनको सिखा पा रहे हैं, कितना उनको नया चीज बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। तो बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्या होता है, हम अपने आसपास, हमारा समाज सबसे पहले हमारे लिए माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, उसके बाद फिर स्कूल से रिलेटेड और बहुत सारे संस्थाएं, ये सब समाज के अंतर्गत ही आता है। समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005 बोल रहे हैं ना ये सब बात को। तो समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, तो समावेशी शिक्षा मतलब सबके लिए समान शिक्षा, एकदम कमजोर वर्ग के लिए भी पूरा वही सुविधा, वही शिक्षा सबके लिए। ठीक है, कोई अगर दिव्यांग है, कोई का थोड़ा आंख में प्रॉब्लम है, तो हम लोग सब, उस किसी पैर में प्रॉब्लम है तो सब कुछ को मिला के उनके लिए सब फैसिलिटी जनरेट करके, कोई कान से कम से तो मशीन, अगर कोई पैर में दिक्कत तो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग स्कूल का रूम बनाएंगे, हर चीज़ को, हर जिसको कम दिखता है उसको हम आगे बैठाएंगे। इस तरीके सब कुछ व्यवस्था करके हमको पढ़ाना कहाँ है, तो एक साथ समान समावेशी शिक्षा। क्लियर हो गया। बच्चा एक्टिव रहेगा, ज्ञान। हाँ, बच्चा कब सीखता है, तो बच्चा तब ज़्यादा सीखता है जब हम उसको बोलेंगे, अरे आपके जीवन में खुद सोचो ना यार, ऐसे होता है क्या, तो बोलेगा हाँ यार ऐसे तो होता है। अब बताओ, साइकिल पहले दिन चलाना सीख गए, अब मैं अगर शुरू से बताऊं कि पैडल में पैर रखना, फिर हैंडल को इसे पकड़ लेना, वो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन जैसे मैं उसको बोलता हूँ, आप एक बात बताओ भाई, साइकिल कैसे सीखे आप, एक ही बार में सीख गए साइकिल, कभी नहीं गिरे, तो खुद सोचेंगे हाँ यार हम लोग तो गिरे थे। फिर क्या हमेशा गिरते रहे, अभी तक गिर ही रहे हो क्या, नहीं, अब हम लोग सीख गए हैं। तो क्या समझ में आ रही है, बच्चे को जब उसके जीवन से कनेक्ट करोगे ना, बच्चा क्या करता है, सीखता है। ये सब एनसीएफ 2005 कहता है। तो क्या 2020 वाला एनसीएफ ये सब नहीं कहेगा क्या सर, अरे भाई ये सब कुछ कहेगा, पुराने चीज को हटा नहीं दिया जाता है। जो 1968 में पहला शिक्षा नीति आया था वो भी आज भी चल रहा है, उसमें कुछ सुधार हुआ है। 86 वाला भी चल रहा है। ऐसे नहीं कि ये नया शिक्षा नीति आया तो पुराने वाले चीज़ों को हटा देंगे हम, नहीं। समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। देखिए अभी भी 1 घंटा नहीं हुआ है, समझ में आ रही, इतना चीज़ें हम लोग चीज़ क्लियर कर लिए। अब इसमें हम लोगों का छूट क्या गया है, तो मैं एक चीज़ आपको मुंह से ही बोल के बता देता हूँ कि देखिए, एक होता है न्यूमर, क्या होता है, FLN, एक क्या होता है FLN, FLN,
फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चे जब तीसरी क्लास में पहुंचे, बच्चा तीसरी क्लास में हो तो उनको कम से कम जोड़ घटाना, गुणा भाग, बुनियादी, इसी बोलते हैं फाउंडेशनल मतलब बुनियादी, उतना जोड़ घटाना आना ही चाहिए। तो कौन से कक्षा में FLN, तो याद रखिएगा तीसरी कक्षा तक, ये प्रश्न आया हुआ है तीसरी कक्षा तक। एक होता है CCC, शायद CCC लिखा हूँ क्या कहीं पे, देखते हैं कहीं पे लिखाया है क्या, ये मैं भी भूल जाता हूँ थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारा दिमाग में चल, हाँ CCCE, 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 है ना, चाइल्ड सेंटर्ड और ये कुछ है ना। तो ये CCE मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे, इस CC के अंतर्गत ही FLN है ना, ध्यान दीजिएगा। तो CCE आता है कभी भी ना, तो CC को ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक में, प्राथमिक जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी चल रहा है ना, वहीं पे ये सब चीज़, चाइल्ड केयर है ये, चाइल्ड केयर और कुछ है, चाइल्ड केयर देखिए याद नहीं आ रहा है, चाइल्ड केयर एजुकेशन, मतलब उनको क्या करना है, बच्चे को संरक्षण देना है। तो ये कहाँ आएगा, CCC की बात हमारा बुनियादी स्टेज में आएगा, कहाँ, बुनियादी स्टेज में, कहाँ, तो आंगनबाड़ी बालवाड़ी में। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लोग पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ का नोट्स बनाएंगे। ये मैं बोर्ड में भी पढ़ा देता, पर मैं बोर्ड में इसलिए नहीं पढ़ाया कि फिर उसको मैं मिटाता, और आप लोग क्या है उस नोट्स को फिर क्या करते हो कि ध्यान से पढ़ते नहीं हो जी, उसमें बहुत कम व्यू आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो फ़ायदेमंद लग रहा है भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, 5 तारीख को आपका पेपर है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो, अब मैं फिर से लंबा लंबा वीडियो लाऊंगा जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, 8 से 10 वीडियो में आपका पूरा CDP खत्म। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, हो सकता है तो फिर से मेरा प्रीवियस जीन पियाजे का वीडियो को जी आप लोग देख लीजिएगा, और क्विक रिवीजन करके वीडियो डाला है उसको देख लीजिएगा। अगर उनको देख लिए और मैं जो अभी फिर से फ्रेश जीन पियाजे के ऊपर और वाइगोत्स्की के ऊपर और कोहलबर्ग के ऊपर लेटेस्ट वीडियो डालूंगा, तब आप लोगों को वो चीज़ आपको पूरा स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तैयारी को करते रहिए। ओके बाय।